हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो झा सर अकेडमी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट मुझे आप लोग को देनी है। गाइस, 30 जनवरी कैलेंडर पर इस डेट को मार्क कर लो, अलार्म लगा लो 11 बजे का। 30 जनवरी वाले दिन 11 बजे का बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 जनवरी को आपके लिए एक कॉम्बैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्पेशल की सीरीज अनअकैडमी लेकर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज है। 60 मिनट का टेस्ट होगा आप लोगों का। 54 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, 54 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस होंगे। और पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस उठाकर आपको दिए जाएंगे। बहुत अच्छा मौका है अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करने का, क्योंकि काफी समय से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रहे होंगे अगर आप यूपीएससी 2022 में अपीयर हो रहे हैं। और मैंने आपको कई बार जो है वो कहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस करना ही है। तो देखिए, क्विज के माध्यम से ये प्रैक्टिस अभी कंडक्ट होगी आप लोगों के लिए, और 250 लकी पार्टिसिपेंट्स को एक्साइटिंग गैजेट्स और गिफ्ट वाउचर्स भी दिए जाएंगे। JBL के हेडफोन वगैरह, अमेजॉन वाउचर वगैरह और ये फिटबिट वगैरह जो है वो आप जीत सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप्स आपको इसमें मिल जाएगी। राइट, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ये कंडक्ट होगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक छोड़ दी है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक के जरिए आप तुरंत आज के आज ही इनरोल हो जाओ। और अनअकैडमी पे कुछ भी चीज, जैसे कि अभी ये क्विज के लिए आपसे कोड पूछेगा तो आपको कैपिटल लेटर में झा सर लिखना है। और अनअकैडमी से कुछ भी चीज आप परचेज करो या आपका फ्रेंड परचेज अगर कर रहा है कोई भी कोर्स, क्योंकि ईएमआई पे भी कोर्स ये ऑफर करते हैं, कोई भी कोर्स आप ले रहे हो, चाहे ऑप्शनल का, चाहे यूपीएससी का, या आपका दोस्त कोई किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी एग्जाम का कोर्स ले रहा है, तो झा सर कोड अगर यूज करोगे आप लोग तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी कोर्स पर अकेडमी में कहीं पर भी झा सर कोड का आप यूज करोगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी सभी के सभी इस कॉम्बैट में जो है वो एनरोल हो जाओ। 11 बजे, डेट याद रखना 30 जनवरी। राइट गाइज, अभी हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 1 पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा बच्चियों से रिलेटेड, तो आप जो अभी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा गर्ल्स से रिलेटेड, तो बिल्कुल वो पॉइंट्स आप मेंशन करिएगा। काफी सारी स्कीम्स, काफी सारे सरकार के इनिशिएटिव्स को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि गर्ल्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, गर्ल्स के इंप्रूवमेंट यानी कि हेल्थ के इंप्रूवमेंट से रिलेटेड या एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ध्यान से सुनो। एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। तो सबसे पहला फैक्ट ये ध्यान में रखो कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, याद रखना। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो पहली बार मनाया गया था 2008 में, और ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये इनिशिएटिव है। अब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का मेन फोकस क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इज ऑन चेंजिंग सोसाइटीज एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल। इसका मुख्य उद्देश्य, पहला उद्देश्य यह है कि लड़कियों के प्रति समाज का नजरिया बदलना। जैसे कि बच्चियों की एजुकेशन को इंप्रूव करने से रिलेटेड, जो समाज में जो होता है ना, जैसे समाज में एक चीज चलती है, आपको पता होगा, बचपन से आपने भी सुनी होगी कि लड़का जो है वो जॉब करेगा, लड़की जो है वो घर संभालेगी। बचपन से ही सिखा दिया जाता है। लड़के को खिलौने भी जो दिए जाते हैं वो कार्स वगैरह दी जाती है। लड़कियों को खिलौने के तौर पर बेबी डॉल वगैरह जो है वो दे दी जाती है। लड़कियों को डेलीकेट बनाया जाता है। ये समाज में बोला जाता है कि अरे तू रो रहा है, लड़की है क्या, मतलब कि ये दिखाया जाता है कि। और फिर दूसरी और घटिया सी चीज कि कोई इंसान अगर कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई मेल पर्सन, राइट, कि जैसे कि कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसको बोल दिया लो तुम चूड़ियां पहन लो। इसका क्या मतलब हुआ यार, लो तुम चूड़ियां पहन लो। घटिया सोच वाले लोग, ये घटिया सोच वाले लोग ये सब स्टेटमेंट देते हैं कि अगर कोई जो मेल है वो अगर कुछ नहीं कर पा रहा है किसी भी पर्टिकुलर वजह से, तो आप बोल रहे हो उसको लो चूड़ियां पहन लो। व्हाट डज दिस मीन? ये आप मेल की बदनामी नहीं कर रहे हो, या आप फीमेल की बदनामी कर रहे हो। ये बेवकूफ लोगों को पता नहीं होता ये वाली बात है। उन बेवकूफ लोगों को पता होता है कि लो चूड़ियां पहन लो, या हम स्टेटमेंट बोलेंगे तो इससे मर्द की डिग्निटी कम होगी, या मेल की डिग्निटी, या जो भी आप कहो, यानी कि उसका जो होता है ना कि जो रहता है कि यार मेल फिगर, तो वो कम होगा, उसका कमजोर होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि फीमेल फिगर को आप कमजोर बता रहे हो ये स्टेटमेंट देकर। तो यही जो घटिया सोच जो है, ये जो सोसाइटी के अंदर जो चीजें हम लोग को इस प्रकार की देखने को पड़ रही है, इसको बदलना है मेन ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि सोसाइटी का एटीट्यूड गर्ल्स के प्रति, जो महिला जो है या फिर जो लड़कियां जो है उनके प्रति नजरिया बदलना। मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज का नजरिया बदलना। सेकंड मुख्य उद्देश्य कि फीमेल फिटिसाइड को डिक्रीज करना, कन्या भ्रूण हत्या को कम करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव की अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट डिक्रीजिंग सेक्स रेशियो,
घटते लिंगानुपात के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य हम लोग को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के देखने को मिलते हैं। और एक सेव द गर्ल चाइल्ड वेबिनार के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसको ऑर्गेनाइज किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। सेव द गर्ल चाइल्ड वेबिनार राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा बालिकाओं के अधिकार को बढ़ावा देने, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड जो है उनके राइट जो है उसको प्रमोट करने के लिए, और अवेयरनेस जो है वो जो गर्ल्स से रिलेटेड जो वेरियस टॉपिक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे एजुकेशन का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, न्यूट्रिशन का मुद्दा, इन मुद्दों से रिलेटेड सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये ऑब्जेक्टिव सेव द गर्ल चाइल्ड वेबिनार का हम लोग को रिसेंटली देखने को मिला है। तो डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनिशिएटिव 2022 के बारे में। तो अभी रिसेंटली जो है वो 29 बच्चों को अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। किस चीज के लिए? तो अलग अलग फील्ड में जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल करी है, एक्सेप्शनल अचीवमेंट, असाधारण उपलब्धियां जो हासिल करी है इनोवेशन की फील्ड में, यानी कि नवाचार की फील्ड में, सोशल एंड साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, मतलब सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, इन सब फील्ड में जिन भी बच्चों ने एक्सेप्शनल अचीवमेंट हासिल किया है उनको इस अवार्ड से, उनकी बहादुरी को देखते हुए इस अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया, ये पुरस्कार उनको दिया गया है। और इनको डिजिटल सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। इवन 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी जो है वो दिया गया, और ये पूरा इवेंट ऑनलाइन हुआ था। राइट, क्लियर यहां तक बात है? तो यहां तक तो जो भी चीज न्यूज में आई थी इसको हमने डिस्कस किया, बट अब हम लोग मेन टॉपिक पर आएंगे कि हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या मुद्दे हैं बालिकाओं से रिलेटेड, क्या क्या इश्यूज हैं गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड। ध्यान से सुनना। पहला मुद्दा जो कि काफी शर्मनाक मुद्दा है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या बाल हत्या हमारे यहां आज भी होती है। और भ्रूण हत्या, पेट में ही बच्चियों को मार दिया जाता है, फीटिसाइड आज भी होती है। ये शर्म वाली बात है। हम इतना ग्रो कर गए हैं, सोसाइटी में बाहर निकल के अपने आप को इतना डेवलप घोषित करते हैं, हमें अपनी जेब में चाहिए आईफोन, राइट, हम वेस्टर्न थिंकिंग को फॉलो करते हैं, हमें डेवलप होना है, हमें अमीर बनना है, बट दिमाग में काफी सारे लोगों के सिर्फ शिट ही है, राइट, गंदगी ही है दिमाग में। काफी सारे लोग ऐसे, मैं तो पर्सनली मिला भी हूं कुछ लोगों से। एक मेरा फ्रेंड, नहीं कहूंगा मैं एग्जैक्टली उसको, मतलब आप कह सकते हो कि एक मेट था जो मिला था, मतलब काफी साल पहले दिल्ली में। तो आईएएस की तैयारी कर रहा था। आई जस्ट आस्क्ड कि क्यों आईएएस की तैयारी कर रहे हो? सो हिज रिप्लाई वाज, पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप ये नहीं कहोगे कि सिर्फ जो पढ़े लिखे नहीं होते सिर्फ उन्हीं के दिमाग में ये लड़कियों के प्रति या समाज में जो इश्यूज जो चल रहे हैं ना, हम लोग को सिर्फ वही रहा है। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग में भी ये घटिया थिंकिंग है। मैंने पूछा कि मैंने भाई आईएएस की तैयारी क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हिज आंसर वाज कि दहेज मिलेगा, कि अच्छा दहेज मिलेगा। मैंने कहा भीख मंगे, मैंने कहा दहेज के लिए तू शादी कर रहा है? सो उसके बाद से फिर मैंने बात ही नहीं करी उससे। एंड राइट नाउ मतलब वो जर्मनी वगैरह में सेटल हो गया। सो आप समझ सकते हो कि कितने घटिया किस्म के लोग हैं जिनकी थिंकिंग किस घटिया किस्म की है। इसी घटिया थिंकिंग को आप लोगों को बदलना है, राइट? चलो एनीवेज, और देखो पता है मैं सच बताऊं, मैं हमेशा ये वाली बात कहता हूं कि ये सब जो चीजें होती है ना, सोच जो होती है वो घर से आती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, कई बार फ्रेंड सर्कल से भी आती, नहीं, प्राइमरी घर से ही आएगी। भले फ्रेंड सर्कल में बच्चा कितना भी बिगड़ जाए, बट एट दी एंड जो माँ बाप जो संस्कार सिखाते हैं, जो घर में जो बातें होती हैं वही जहन में बैठती हैं, और फिर वही बातें वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम इटसेल्फ। ये चीज घर से ही आती है, मैं नकार नहीं सकता इस बात को बिल्कुल, क्योंकि मेरा भी फ्रेंड सर्कल था जो नेगेटिव थिंकिंग का था, नेगेटिव सोच का था, बट मेरे घर से जो चीज मैंने सीखी है उसको मैं हमेशा टॉप पे रखूंगा। और इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि ये पर्सनली मैंने ऑब्जर्व करी ना यार। भाई बाहर आप जाते हो, बट एट दी एंड जो घर से सीखते हो वो चीजें डेवलप होती है, क्योंकि आपको घर से ही स्ट्रिक्टनेस जो है वो सिखाई जाती है, घर से ही डिसिप्लिन सिखाया जाता है। आप देखते होंगे कई कई केसेस ऐसे होते हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे जो होते हैं या तो बहुत बिगड़े निकलेंगे या तो बहुत डिसिप्लिन निकलेंगे। बिगड़े वो लोग निकलते हैं, आप हमेशा नोटिस करना, जो आईएएस ऑफिसर्स के बच्चे जो बिगड़े निकलते हैं, आप देखिएगा कि उनके बाप या उनकी माँ जो है वो उनके पास नहीं रहते हैं, वो ट्रांसफर हुआ होता है उनका, कहीं और रह रहे होते हैं, बच्चा कहीं और रहा होता है, या फिर उसको बोर्डिंग भेज दिया जाता है, तब उस केस में बच्चे बिगड़ जाते हैं। पर जिस केस में आप देखेंगे कि जो एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर फादर हैं और बच्चा अपने घर में है, तो बहुत डिसिप्लिन बच्चा निकलेगा, वो बहुत डिसिप्लिन। आप देखिए मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग, रैंक 2 यूपीएससी 2019, आई थिंक 2019 या 2019 ही है शायद, मेरे ख्याल से अक्षत ऐसा कुछ नाम है उनका। हिज फादर वाज आईपीएस ऑफिसर एंड ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड गाय, वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन। अब ऐसा जरूरी नहीं है
कि सिर्फ आईएएस आईपीएस के बच्चे डिसिप्लिन निकलते हैं, नॉर्मल लोग भी निकलते हैं भाई, ऐसा नहीं है। काफी सारे लोग कितने डिसिप्लिन, कितने अच्छी सोच वाले निकलते हैं, राइट। एंड क्यों निकलते हैं? क्योंकि एजुकेशन, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि एजुकेशन आपको जो है वो शिष्टाचार सिखाती है या अच्छे एथिक्स सिखाती है, नहीं। कई ये समाज में कई लोग, कुछ लोग, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, बट देयर वे ऑफ कंडक्ट इज वेरी गुड, मोर देन, या देयर वे ऑफ थिंकिंग इज लाइक अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ, उससे भी अच्छी होगी उनकी थिंकिंग, उनकी सोच समाज को लेकर। तो ये सब चीजें डेवलप होती हैं, घर में ही डेवलप होती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तो फिर आप बहुत मतलब जो समाज में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे। बहुत पढ़े लिखे लोग, मैंने अभी एक एग्जांपल एक लड़के का ही दिया, आईएएस की तैयारी कर, अच्छा लगा, ऐसा भी नहीं कि पढ़ने लिखने में ऐसी आवारा टाइप का नहीं, अच्छा पढ़ने लिखने वाला। और उसने जब ये चीज बोली कि मैंने कहा यार फिर इसका तो कभी नहीं होना सिलेक्शन, क्योंकि नहीं होता, नहीं हुआ, इसलिए तो आज जर्मनी चला गया। बाप का पैसा था तो पहुंचा दिया आपने जर्मनी। बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यू गाइज आर हेयर फॉर दिस नेशन, हमारी कंट्री के लिए। मैं जो आपको चीजें पढ़ा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, राइट, इट इज जस्ट बिकॉज कि वी वांट बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स इन दिस नेशन, कि जिनकी थिंकिंग बहुत अच्छी हो, ऐसी घटिया थिंकिंग ना हो। और एक्चुअली व्हाट आई वांट और व्हाट आई डोंट वांट, इट डजंट मैटर। यूपीएससी का पैनल उन्हीं को चुनेगा जिनकी थिंकिंग इस टाइप की होगी, ये बात ध्यान में रखो। आपको लगता है कि वो 30 मिनट या 40 मिनट या मान लो 15 मिनट के इंटरव्यू में जो पर्सनालिटी टेस्ट जो आपका होता है, तो उसमें आप उनको फेक बना दोगे, नहीं। वो आपसे कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि आपका आंसर ही इस टाइप का निकलेगा, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस पर्सन। 3600 लोग को डेली डील करते हैं वो, तुर्रम खा लोगों को, राइट। तो दे नो कि किसको कैसे निकालना है। जैसे जब आप सर्विस में जाएंगे, जब आप आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आपके सामने काफी सारे लोग आएंगे, आप तुरंत 2 मिनट में उनका झूठ पकड़ लोगे, क्योंकि दे आर ट्रेन फॉर दैट पर्पस, राइट। तो चलो यहां तक तो ये बात हो गई, थोड़ा सा मैंने आप लोग को ज्ञान दे दिया, राइट। जरूरी होता है यार कि, क्योंकि द मेन थिंग इज कि आई एम नॉट हियर टू टीच। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं यहां पर आपको पढ़ाने के लिए आया हूं। आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे पढ़ना है, कैसे सिविल सर्विसेज को क्रैक करना है, किस टाइप के आपके आंसर्स होने चाहिए, राइट, कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए, राइट। तो अगर इस तरीके से आप चीजों को फॉलो करोगे, एंड मैं यहां पर जो चीज आपको बताता हूं, सिर्फ वो बस आपको कवर करना है, सिर्फ उतना कर लिए, योर सिलेक्शन इज 100% श्योर, 100%। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। सो इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स ऑफ फीमेल फीटिसाइड इन द वर्ल्ड, तो ये वाली बात आप जानते ही हैं। एंड ये किस चक्कर में हो रहा है? पुत्र को वरीयता देने के चक्कर में हो रहा है कि भैया सन प्रेफरेंस चाहिए हमें तो पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। जो मां जो है, उसने जिस पुत्र को जन्म दिया, वो भी एक फीमेल कम्युनिटी, वुमेन कम्युनिटी से आ रही है, वुमेन है। और आप किस तरीके की बातें सोच सकते हो यार, मतलब मुझे तो ये लॉजिक ही कई बार समझ नहीं आता। और दूसरी बात, इतने अनपढ़ लोग बोलूं या क्या बोलूं मैं लोगों को, इनको यही नहीं पता कि मेल और फीमेल होना, आप तो साइंस के स्टूडेंट है, आपने साइंस भी पढ़ी है एनसीईआरटी में, क्लियरली आप जानते हैं कि बच्चा मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फादर के जीन्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्स और वाई। फादर में होता है, गर्ल के अंदर एक्स एक्स होता है, पता है नहीं मेरी बात, सभी लोग को, पढ़े लिखे लोग आप लोग तो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। बाकी फिर वही प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको दहेज चाहिए था गवार को, राइट। इसके अलावा पैट्रीलिनियल नेसेसिटी ऑफ हियर, मतलब कि उत्तराधिकारी की पितृवंशीय आवश्यकता, हट, मतलब क्या घटिया सोच है लोगों की, समझ में नहीं आता। तो ये सब इश्यूज हैं और ये हमारे इंडिया में है, और इसी चीज को हमें खत्म करना है, राइट। लोगों को डंडा कर करके खत्म करना है, बट खत्म करना है, और आप लोग कर लोगे। आई नो यू गाइज आर वेरी स्ट्रांग। सिर्फ बताना है यार लोगों को, यंग जनरेशन को सिर्फ सिखाना है कि ये घटिया चीजें इससे हटाओ आप। और जब यंग जनरेशन अगर सीख जाएगी ना, तो वो अपने बच्चों को जो है वो बचपन से ही गाइड करेंगे। फिर इसके अलावा 2011 का जो हमारा सेंसस था गाइस, जो रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें लोएस्ट एवर सेक्स रेशियो रिकॉर्ड किया गया 2011 के सेंसस में, लोएस्ट एवर सेक्स रेशियो 914 का हमें देखने को मिला 0 से 6 ईयर्स की कैटेगरी में, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 मिलियन बच्चियां मिसिंग थी, 3 मिलियन बच्चियां लापता थी। एंड 78.8 मिलियन जो थी वो 2001 में हमें देखने को मिली थी, और 75.8 मिलियन जो थी वो 2011 में हमें देखने को मिली थी। तो ये बहुत ही बुरा आंकड़ा हम लोग को बच्चियों का जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा दूसरा एक इशू है चाइल्ड मैरिज का, बाल विवाह का।
हर साल एटलीस्ट 15 लाख बच्चियां जिनकी उम्र 18 साल से कम की होती है उनकी शादी करा दी जाती है हर साल, राइट। और इंडिया के अंदर शर्म वाली बात है कि इंडिया इज द होम टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर में, पूरे विश्व भर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो बाल विवाह जो होता है वो इंडिया के अंदर होता है। बताया जाता है कि लगभग 16% एडल्सेंट बच्चियां जो हम लोग को देखने को मिलती है जिनकी उम्र 15 से 19 साल की होती है वो आज की डेट में मैरिड है। वाइल चाइल्ड मैरिज जो है वो डिक्लाइन भी हुई है, ऐसा नहीं है कि चाइल्ड मैरिज में कमी नहीं आई है, कमी भी आई है, बट बहुत कम मार्जिनल गिरावट हुई है। 2015-16 में 27% चाइल्ड मैरिज के केस थे, 2019-20 में 23% हुए। और ये डेटा हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा एजुकेशन का एक बड़ा मुद्दा हम लोग को देखने को मिलता है। गर्ल्स जो है उनको एनकरेज किया जाता है कि आप काम, घर के काम करिए, हाउस होल्ड वर्क करिए, राइट। स्कूल से उनको ड्रॉप आउट करवा दिया जाता है, या तो शादी के पर्पस के लिए या घर के काम करवाने के पर्पस के लिए। तो भैया मुझे तो एक और ये समझ में नहीं आती कि कई सारे लोग जो होते हैं वो शादी क्यों करते हैं। आपको क्या बाई चाहिए इसलिए आप शादी कर रहे हो, या जीवन साथी चाहिए इसलिए शादी कर रहे हो? समझ में नहीं आता मुझे तो ये, बिल्कुल क्लैरिटी। और दूसरी बात, घर का काम कितना ज्यादा होता है आपको पता है? मैं जानता हूँ भैया, मेरी मम्मी सुबह 5 बजे उठती हैं और सबसे लेट वही सोती हैं। वैसे तो अभी मैं काम करता हूँ तो थोड़ा मैं ही सोता हूँ, बट फिर भी मम्मी 5 बजे उठ रही हैं और रात में 11 बजे सो रही हैं, और पूरे दिन बहुत सारे उनके काम होते हैं। हाउस होल्ड काम मामूली है, एक घर बनाना बहुत मुश्किल वाला टास्क होता है, हर किसी की बस की बात नहीं होती। और सबकी केयर करना, सबके खाने पीने का ध्यान रखना, शर्म करो यार। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते नहीं है, ग्रांटेड लेते हैं। कभी नहीं लेना चाहिए ग्रांटेड। आपको नहीं पता कि काफी सारी खुशियां जो है वो त्याग कर महिला जो है वो काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं। काफी सारे लोगों की अपना सेक्रीफाइस करके दूसरों को जो है वो खुशी देने का काम करती हैं। देखिए आप, फिर भी लोगों ने जो है वो उनको सिर्फ बाई के अलावा और कुछ नहीं समझा कि घर की बाई है, काम करने के लिए आई है। भाई वर्कर ही रखना है तो भाई खरीद के रख लो वर्कर, अगर आपको वर्कर चाहिए तो। इफ यू आर मैरिंग टू समवन, अगर आप किसी से मैरिज कर रहे हो, किसी को लेकर आ रहे हो, जीवन साथी बनाकर लेकर आ रहे हो, तो उसको ख्याल तो रखो, उसको वो कद्र तो दो, स्टेटस तो दो। ये चीज सिखानी पड़ेगी लोगों को, और वो आप लोग सिखाएंगे। आई नो आप लोगों का काम ही होगा कि आप गांव गांव में जाकर, वेरियस डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये स्पीचेस देंगे, बढ़ावा देंगे इन सब चीजों को। दिस विल बी योर वर्क। आपको चीफ गेस्ट जब बुलाया जाएगा वेरियस स्कूल्स में, वेरियस कॉलेजेस में, एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर वेरियस फंक्शंस में, तो होगी आपकी स्पीच। इन्हीं सब चीजों को तो आप बढ़ावा दोगे ना, कि नहीं दोगे? देना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि इस सर्विस के लिए जो है वो आप जा रहे हो। और एक स्टडी भी हम लोग को इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन की देखने को मिली, जिसमें बताया गया कि गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल आर 3.4 टाइम्स मोर लाइकली टू बी मैरिड। बताया जाता है कि बच्चियां जो हैं कि स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की तुलना में स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की शादी होने की संभावना 3.4 गुना ज्यादा है, 3.4x ज्यादा है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि बच्चियों को स्कूल से निकालकर उनकी शादी करवा दी जाती है, और या फिर देयर मैरिज ऑलरेडी फिक्स्ड देन गर्ल्स हु आर स्टिल इन स्कूल। काफी सारी बच्चियां स्कूल में ही होती है और उनकी शादी फिक्स करा दी जाती है। क्या बताएं भैया। बाकी इसके अलावा हेल्थ और मोरालिटी की बात करें, स्वास्थ्य और मृत्यु दर की बात करें, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इंडिया के अंदर गर्ल्स जो है वो काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, काफी ज्यादा भेदभाव का सामना करती हैं अपने घर के अंदर ही। कई बार बच्चियों को दवाइयां तक नहीं दी जाती हैं, बच्चियां छोड़िए, माताओं को, मदर्स को। काफी सारे केसेस ऐसे हैं कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जो है बीमार पड़ी है, कोई मतलब नहीं उसको, तो साले शादी क्यों करी तूने, मतलब नहीं है तो। समझ में नहीं आता मुझे तो, भगवान जाने भैया। अपन के तो ये सब बातें समझ में नहीं आती, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, मन करता है कि ऐसे लोगों को पीटे हैं। और दूसरी बात, प्रॉब्लम बताऊं क्या है, आप ऐसे लोगों को बोलोगे ना, और जैसे महिला की अगर हम बात करें, महिला इतनी अच्छी होती है कि वो अपने परिवार का जो होता है ना कि नाक बचाने के लिए, कि परिवार की इज्जत बचाने के लिए, आप कह सकते हो, आप अगर उनको बोलो कि नहीं नहीं आप इसके खिलाफ आवाज उठाओ, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाओ, वो नहीं उठाती। वो सोचती है कि नहीं यार, इससे तो मेरे परिवार की ही बदनामी हो जाएगी। इवन इन द डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो या एक्सप्लॉइटेशन ऑल्सो, शोषण के समय पर भी वो अपने परिवार का पहले सोचती हैं, अपने पति का पहले सोचती हैं। और वो पति कहाँ का पति, पीटना चाहिए ऐसे पति को। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो
इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर मतलब कि अनइक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स, तो बच्चियों के लिए अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज है, राइट। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इनकम में हम लोग को देखने को मिलता है, सेम जॉब के लिए मेल को ज्यादा सैलरी दे दी जाएगी, फीमेल को नहीं दी जाएगी, ये कौन सा तरीका हुआ भाई। और अंडर 5 मोर्टालिटी हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है बच्चियों के लिए, और बताया जाता है कि 8.3 ज्यादा है बॉयज के कंपैरिजन में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, अंडर 5 मोर्टालिटी, मार दिया जाता है बच्चियों को, राइट। तो ये सब इश्यूज मुद्दों के बारे में हमने डिटेल में काफी अच्छे से चर्चा करी, जिससे रिलेटेड आप मेंस में लपक के पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये सब जो मैंने अभी आपको बताया। बाकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, तो सबसे पहला पॉइंट 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था, तो 2 एम थे इसके। पहला एम था कि सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को एड्रेस करना, रिजॉल्व करना सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को, राइट। और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो घट रहा था, यानी कि 2011 में 918 बच्चियां जन्म ले रही थी हर 1000 बच्चों के जन्म में, यानी कि जब भी हर 1000 मेल चाइल्ड जो जन्म लेते थे उसमें से 918 फीमेल चाइल्ड जो है वो जन्म लेती थी। तो ये आंकड़ा हम लोग को देखने को मिल रहा था, तो इस आंकड़े को जो है वो रिजॉल्व करना, राइट, इक्वल पे जो है वो लेकर आना, राइट। फिर ये एक स्कीम थी। फिर दूसरी स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लॉन्च हुई अगेन, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके वेलफेयर पर फोकस करना, बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देना, राइट। इंकरेज करना पेरेंट्स को कि पेरेंट्स अपने जो गर्ल चाइल्ड है उसके फ्यूचर पर इन्वेस्ट करें, राइट। मतलब कि उसकी स्टडीज जो है, फर्दर स्टडीज वगैरह उस पर जो है वो इन्वेस्ट करें, यानी कि आगे की पढ़ाई वगैरह, फ्यूचर की स्टडीज वगैरह, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो इस पर जो है वो पेरेंट्स इन्वेस्ट करें, राइट। और जो मैरिज के खर्चे जो है बच्चियों के, वो भी जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सरकार प्रोवाइड करा रही है, राइट। तो सरकार ने बोला पेरेंट्स को कि भैया आप एक काम करो, आप शादी की चिंता मत करो, शादी की चिंता हम करेंगे, आप बच्चियों को पढ़ाओ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर इसके अलावा सीबीएसई उड़ान स्कीम भी है। तो उड़ान स्कीम जो है, उड़ान प्रोजेक्ट सीबीएसई का, ये लॉन्च किया गया था सीबीएसई के द्वारा। जो गर्ल स्टूडेंट्स जो थे जिनके एनरोलमेंट बहुत कम आ रहे थे, तो कहा गया था कि उनके एनरोलमेंट को हमें बढ़ाना है। कहां पर? प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में, राइट, प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में। इसके अलावा नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये एक और स्कीम सामने आई। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 2008 में लॉन्च की गई थी, जिसका मेन एम ये था कि गर्ल चाइल्ड के एनरोलमेंट को प्रमोट करना। जो बच्चियां 14 से 18 साल की उम्र की हैं सेकेंडरी स्टेज में, यानी कि स्कूल के सेकेंडरी लेवल पर, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा फीमेल चाइल्ड जो है उसका एनरोलमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हो, राइट। स्पेशली जिन्होंने क्लास 8 पास करके रखी है, तो उसके बाद भी जो है उनको और यानी कि फर्दर हायर सेकेंडरी के लिए उनको जो है वो एनरोलमेंट करवाना, उनका इंकरेज करना, पेरेंट्स को, बच्चियों को जो है वो बुलाना, सेमिनार्स लेना, पेरेंट्स के माइंड में जो है वो बच्चियों की सेफ्टी से रिलेटेड भी जो इश्यूज हैं उसको भी रिजॉल्व कर देना कि अगर बच्ची स्कूल में आएंगी तो शी इज सेफ। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है गाइस कि सिर्फ प्रथा ही हम लोग को नहीं देखने को मिलती है, कि सिर्फ सोच ही नहीं देखने को मिलती कि नहीं बच्चियों को तो घर पे बिठाना है। कई बार पेरेंट्स पता है डर के मारे भी, ऐसा काफी सारे आर्टिकल्स में ये चीज भी आ चुकी है कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चियों को स्कूल में इसलिए नहीं भेजते हैं बिकॉज उनको डर लगता है उनकी सिक्योरिटी को लेकर। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वी नो अबाउट इट कि इंडिया सेफ नेशन नहीं है, हमें पता है, क्योंकि अभी नहीं है इंडिया सेफ नेशन, बट आप लोग बनाएंगे इंडिया को एक अच्छा सेफ नेशन। आई नो वेरी वेल, आई हैव ट्रस्ट इन यू गाइस, सभी लोगों के ऊपर मुझे ट्रस्ट है कि आप बनाएंगे इंडिया को एज एक सेफ नेशन के तौर पर, जहां पर बच्चियां जो है वो सेफली सिक्योरली जो है वो बाहर निकल सकें। बिकॉज वी नो कि राइट नाउ इट इज नॉट द टाइम। तो इसलिए पेरेंट्स कई बार डरते भी हैं। तो ये वाला एंगल भी जरूर आप अपने मेंस के आंसर में लिखिएगा कि ऑलवेज सोच जो है वो सिर्फ सोच ही नहीं है कि जिसके कारण बच्चियां जो है वो पीछे है हमारी कंट्री के अंदर, बट कई बार पेरेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला कंसर्न भी हमें देखने को मिलता है, राइट, क्लियर। तो ये सब जो प्रॉब्लम जो है गाइस, तो इसके लिए आप एट द एंड जो है वो ये चीज लिख सकते हैं कि ये जो पूरा जो प्रॉब्लम है वो कैसी प्रॉब्लम है, सोशियो इकोनॉमिक इशू है। सोशियो इकोनॉमिक इशू मतलब कि सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सोसाइटी में वही चीज जो चल रही है, प्रथा जो चल रही है, उसको एंड करना है। और कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चियों की शादी के बारे में, शादी को प्रायोरिटी रखते हैं, उनकी एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं रखते। तो सोशियो इकोनॉमिक इशू, सामाजिक और आर्थिक समस्या है ये। तो इसके लिए ऑब्वियस ही बात है कि बच्चियों तक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करानी है, और साथ ही साथ पेरेंट्स के बीच में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। और स्कूलों में स्किल एंड बिजनेस ट्रेनिंग और सेक्स एजुकेशन से भी सहायता मिलेगी इस इश्यूज को रिजॉल्व करने में। और अवेयरनेस कैंपेन की आवश्यकता है मैसिव स्केल पर, राइट, कि जैसे कि बच्चियों की जो मैरिज एज की अगर हम लोग बात करें तो उसको भी हमें बढ़ा देना चाहिए। और इसको लेकर तो अभी आपको पता होगा इसकी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि सरकार जो है वो इस पर कदम अब उठा रही है। 21 ईयर्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों की मैरिज की एज जो है वो की जा रही है, राइट। तो वी नो अबाउट इट। तो ये चीज एक डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ऑलरेडी, राइट।
इसके अलावा इंकरेज करना सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू लेजिस्लेशन, नए नए जो कानून है उसको एक्सेप्ट करो आप, राइट, कि विवाह की उम्र में वृद्धि और नए कानून बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? कि नए नए कानून जो बनाए जाए तो उससे रिलेटेड जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच सिनेरियो, इतनी सारी चीजों में, क्योंकि स्कीम्स तो हमारे पास ऑलरेडी काफी सालों से चलती आ रही हैं, बट अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रही है, अभी भी हम लोग को देखने को मिलता है कि फीमेल फीटिसाइड्स हम लोग को नजर आते हैं, राइट। ये क्यों हो रहा है? द रीजन बीइंग इज अवेयरनेस, वो थिंकिंग डेवलप करनी है लोगों के बीच में। और इसके अलावा NFHS इन्होंने जो है वो ये चीज जो है वो बताई कि अर्जेंटली हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए कि बच्चियों की एजुकेशन का जो गैप है उसको रिड्यूस करो, यानी कि बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। दूसरी बात, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करो, बच्चियों का और महिलाओं का। तो ये NFHS ने जो है वो कहा है। तो काफी अच्छे से हमने बहुत सारी चीजें जो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करी गई, वेरियस स्कीम्स को हमने डिस्कस किया, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक आपको, और सभी पॉइंट्स गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में सब कुछ आपको मिल गए होंगे, राइट। तो चलो इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। गाइज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जो टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है उसकी लिंक है, तुरंत जाकर उसको ज्वाइन करो। वहां पर आपको जो अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, इसकी रेगुलर बेसिस पर PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। और हमारी मेंस की एक फ्री आंसर राइटिंग की क्लासेस चलती हैं रेगुलर बेसिस पर, उन क्लासेस को फॉलो करिए और उसकी भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की, तो आप हमारा कंप्लीट जनरल स्टडीज का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जीरो से पूरी तैयारी इसमें करवाई जा रही है, जीरो से पूरी कंप्लीट GS 1 2 3 4 आपका करवाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाई जा रही है क्लासेस के दौरान, तुरंत उसको ज्वाइन करें। एंड सेकेंडली हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी एक बैच है जहां पर 500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप आंसर्स लिखकर भेजते हैं और हमारी टीम जो है, बेस्ट फैकल्टी जो है हमारी, वो आपकी कॉपीज को चेक करती हैं और आपको बताती है कि आप कैसे आंसर्स को इंप्रूव करेंगे, राइट। और 500 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब मान के चलिए कि इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से रेगुलरली जैसा मैं कह रहा हूं उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मेंस आंसर राइटिंग बैच से रिलेटेड या हमारे GS बैच से रिलेटेड, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। नंबर है 9713282838। बाकी हमारा करंट अफेयर्स का पेड प्रोग्राम भी है जिसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगी, राइट। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन देनी थी। आप कंटिन्यू करिए लेक्चर को, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन होकर ही रहेगा। गाइस बुर्किना फासो की हालत खराब पड़ी है, यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, मिलिट्री कूप हम लोग को देखने को मिला है, राइट। हम लोग बुर्किना फासो की जो है वो लोकेशन को कवर करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो आप, पहली बात तो यार गाइस सभी लोग स्ट्रिक्टली है सभी के लिए कि आपके दीवार पर एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप होना चाहिए और एक बड़ा सा इंडिया का मैप होना चाहिए। अगर है तो तुरंत जाओ और उस मैप के सामने खड़े हो, और अगर नहीं है तो अभी आज शाम में, कल या 2-1 दिन के अंदर अंदर मैप लेकर आ जाओ और चिपका लो अपने स्टडी, जहाँ पर भी रूम है आपका, स्टडी टेबल है उसके जस्ट सामने। तो इंडिया से अफ्रीका की तरफ जाइए आप, वेस्ट की तरफ, तो आपको अरेबियन सी दिखाई देगी, राइट। फिर आप अफ्रीका की तरफ जो है वो चले जाएंगे। मार्क करिए अपने मैप पर कि कहाँ पर है बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो की लोकेशन आप देखेंगे और उसके आसपास की कंट्री देखेंगे, आपको घाना दिखाई देगा, टोगो आपको दिखाई देगी, माली आपको दिखाई देगी। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं ये सब, थोड़ा नाइजीरिया, थोड़ी सी दूर पर नाइजीरिया या नाइजर, आपको ये सब देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये थोड़ी सी कंट्री की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये सब फलाना कंट्रीज है वो कहाँ पर स्थित है, इनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो बुर्किना फासो, जहां पर अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि तख्ता पलट हो गया है, तो इसी पर ही आधारित ये पूरा टॉपिक है। बुर्किना फासो पर आर्मी रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, सैन्य शासन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हाल ही में बुर्किना फासो की सेना ने घोषणा की है कि उसने राष्ट्रपति रोच काबोरे, तो बुर्किना फासो के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का नाम रोच काबोरे, को अपदस्थ कर संविधान को निलंबित कर दिया है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया है और वहां के प्रेसिडेंट को हटा दिया है प्रेसिडेंट के पद से। किसने? बुर्किना फासो की मिलिट्री ने। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड। साथ ही सरकार और राष्ट्रीय सभा, मतलब कि गवर्नमेंट और नेशनल असेंबली को भी इन्होंने भंग कर दिया है। गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया है, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है और देश की सीमाओं को बंद कर दिया है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने
ना ही सिर्फ वहां पर गवर्नमेंट को जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया वहां की मिलिट्री ने, बल्कि जो कंट्री की जो बॉर्डर है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, जिससे कि ना अंदर से कोई बाहर जा सके ना बाहर से कोई अंदर आ सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये बुर्किना फासो का एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि क्या अभी स्टेटस वहां पर नजर आ रहा है। और आपको बता देगा इसकी सेना ने पिछले 18 महीनों में माली और गिनी में सरकारों को गिरा दिया है। तो माली आप देखेंगे बुर्किना फासो से अपनी जो बाउंड्री जो है वो शेयर करती है। मैप की तरफ चले जाओ, खड़े होके जाओ मैप की तरफ। बुर्किना फासो के ऊपर देखिए अब माली आपको लोकेशन दिखाई देगी, और माली के साइड में ही आप देखेंगे तो गिनी या गुनिया आप कह सकते हो, तो ये कंट्री आपको दिखाई देगी। यहां पर भी स्थिति खराब है, यहां पर भी पिछले 18 महीनों में बताया गया है कि मिलिट्री ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर दिया है। बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्री है जहां पर अभी तख्ता पलट हुई है कुछ समय पहले, राइट, 2021 में हम लोग को देखने को मिली थी। बताइए कौन सी कंट्री है वो? तो म्यांमार के अंदर भी मिलिट्री रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो गाइस कि आज की डेट में काफी सारी कंट्रीज की मिलिट्री ओवर पावर हो गई है, वहां की सरकार को उन्होंने गिरा दिया है, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि हमारी इंडियन मिलिट्री या हमारा पूरा इंडियन सिस्टम कितना अच्छा है। हमारी हर एक अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मिलिट्री जो है वो पावरफुल होकर हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर धावा बोल दे, या फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो पावरफुल होकर लेजिस्लेचर को निपटा डालें, हटा दें, या ब्यूरोक्रेट्स पावरफुल हो जाए, परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स यानी कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर, तो ये पावरफुल बन के जो है वो पूरे सिस्टम को ही अपने कंट्रोल में। ऐसा नहीं है, एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करती है। तो कितनी अच्छी चीज है हमारी कंट्री के अंदर कि हमारा कंट्री इतनी बड़ी, इतनी विशाल कंट्री, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, सेक्युलर कंट्री हमारी, राइट। वैसे इतने इश्यूज हमारी कंट्री में आपस में कम्युनिटीज के बीच में देखने को मिलते हैं, बट फिर भी हम अपने सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्राइड जो हमारे अंदर है। और ये चीज आपने मेंस में जरूर लिखिएगा कि पूरे दुनिया भर में देखिए कि किस प्रकार से मिलिट्री रूल हम लोग को देखने को मिल रहा है। मिलिट्री ने वहां की सरकारें गिरा दी, राइट, बट राइट नाउ हमारे यहाँ पर हमारी मिलिट्री को मिलिट्री का टास्क पता है, हमारी गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का टास्क पता है, राइट। हमें हमारे जो लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेचर, मतलब कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफियर नहीं कर रहा। कितना अच्छा सिस्टम है हमारा। यस, बट हमारे सिस्टम में रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है, काफी सारी कमियां हैं, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। बट एटलीस्ट एक चीज तो अच्छी है हमारे यहाँ कि एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी के ऊपर पावर जो है वो इंपोज नहीं कर रही है, उसको भंग नहीं कर रही है, राइट। सिस्टम हमारा एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से चल तो रहा है। दूसरी कंट्रीज को देखो कितनी बुरी हालत है, राइट। चार्ट की बात करें तो चार्ट की लोकेशन भी आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। तो मैप की तरफ जाइए, मैप की तरफ बुर्किना फासो पर अगेन देखिए, बुर्किना फासो के साइड में आपको नाइजर दिखाई देगी कंट्री, नाइजर के बगल में आपको छाड़ कंट्री जो है वो दिखाई देगी, छाड़ अफ्रीका के अंदर ही। तो इसी छाड़ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो छाड़ के उत्तरी मैदान, छाड़ का जो हम लोग को नॉर्थ प्लेन या प्लेन्स देखने को मिलता है, या बैटलफील्ड हम लोग को इसके नॉर्थ में देखने को मिलती है, वहां पर विद्रोहियों से लड़ते हुए राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु के बाद पिछले साल यानी कि 2021 में छाड़ में सेना ने भी पदभार संभाला था। छाड़ के अंदर भी मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश हो गया था, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स देखिए किस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज में मिलिट्री रूल अभी रिसेंट पास्ट में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो चलिए वापस आ जाते हैं बुर्किना फासो के अंदर, पूरे केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बुर्किना फासो जो कि एक फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है, एक पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश हम लोग को बुर्किना फासो देखने को मिलती है। इसको वर्ष 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से कई तख्ता पलट सहित अस्थिरता का सामना करना पड़ा। काफी बार 1960 में फ्रांस ने जो है वो इसे इंडिपेंडेंट किया, ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। उसके बाद से कई बार मिलिट्री रूल हम लोग को देखने को मिला है, कई बार इस प्रकार का तख्ता पलट जो है वो पहले हुआ है। और बुर्किना फासो के नाम का शाब्दिक अर्थ है, मतलब कि इसका मीनिंग है इसके नाम का, बुर्किनो फासो का, कि ईमानदार पुरुषों की भूमि, द लैंड ऑफ ऑनेस्ट मैन, जो कि कहीं से कहीं तक नहीं है। क्योंकि अगर एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को ओवर पावर कर रही है तो ये कहां से, फिर आप तो लॉयल ही नहीं हो, ऑनेस्ट ही नहीं हो, राइट। और इसे क्रांतिकारी सैन्य अधिकारी थॉमस शंकरा द्वारा चुना गया था, राइट, जिन्होंने वर्ष 1983 में सत्ता संभाल ली थी। और वर्ष 1987 में उनकी सरकार को गिरा दिया गया और उन्हें मार दिया गया। जिन्होंने बोला कि एक बुर्किना फासो ऐसी भूमि है जो कि ईमानदारों की है, और बोलने वाले को ही जो है वो निपटा डाला, राइट, यहाँ के लोगों ने, या आप कह सकते हैं यहाँ के कुछ पावरफुल ग्रुप्स ने। फिर वर्ष 2015 से बुर्किना फासो इस्लामी विद्रोह से प्रभावित है, इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी से फाइट कर रही है।
और ये विद्रोह पड़ोसी देश माली से फैला और इसने इसके महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाया। मतलब कि यहां पर इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी माली से आई और इन इंसर्जेंट्स ने, इन विद्रोहियों ने क्या किया, यहां पर बहुत अच्छा टूरिज्म सेक्टर चलता था, बेहतरीन टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत तगड़ी चलती थी, उसको निपटा दिया उन्होंने। तो ऑब्वियस ही बात है कि जिस जगह पर इस प्रकार के अटैक्स लगातार होते रहेंगे, लोगों की जान को खतरा होगा, उस समय उधर उस जगह पे थोड़ा टूरिस्ट कोई जाएगा वहां पे टूर करने कि खतरों के खिलाड़ी हम चले गए, पहुंच गए। ऐसा कोई नहीं करता, सबको अपनी जान प्यारी भैया। इसके अलावा बुर्किना फासो एक लैंड लॉक कंट्री, भूमि आबद्ध देश हम लोग को देखने को मिलती है। वेस्ट अफ्रीका की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है ये, गोल्ड प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी, यानी कि सोने का उत्पादन करने के या उत्पादक होने के बावजूद भी, यानी कि गोल्ड प्रोडक्शन करती है ये, उसके बावजूद ये वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है वेस्ट अफ्रीका के अंदर, राइट। और बुर्किना फासो के अंदर वर्ष 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता के बाद से कई तख्ता पलट का अनुभव देखने को मिला है, राइट। और इस्लामी उग्रवादियों ने बुर्किना फासो के एक क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। जैसे कि हमने जाना कि माली से ये काफी सारे इस्लामिस्ट जो इंसर्जेंट्स हैं या मिलिटेंट्स हैं, ये आए हैं यहाँ पर, राइट। ये उग्रवादी आए और इन्होंने क्या किया, एक क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर लिया और कुछ क्षेत्रों के निवासियों को इस्लामी कानून के अपने कठोर संस्करण का पालन कराने के लिए मजबूर किया। तो ये जो लोग माली से आए थे, इस्लामिक मिलिटेंट्स या इंसर्जेंट्स, तो ये माली से आए थे, तो इन्होंने क्या किया, यहां पर ऑलरेडी जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर दबाव डाला, उनके ऊपर कठोर हार्श इस्लामिक लॉ उनके ऊपर इंपोज किया, उनको मजबूर किया कठोर इस्लामिक लॉ को फॉलो करने के लिए। जबकि विद्रोह को दबाने के लिए सेना के संघर्ष के चलते दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों को समाप्त कर दिया गया है। मतलब कि ये इस्लामिस्ट इंसर्जेंट्स जो हैं, तो इनको एंड करने के लिए इस कंट्री का, बुर्किना फासो का बहुत पैसा लगा, बहुत पैसा, इसने अपना बहुत पैसा जो है वो खर्च किया, पूरे अपने रिसोर्सेस को खत्म कर दिया इस्लामिस्ट इंसर्जेंट से लड़ने के लिए। तो क्या आपको सीख मिल रही है कि एक कंट्री के अंदर जब डिस्टर्बेंस होता है किसी प्रकार का एक्सटर्नल, क्योंकि यहां पर तो हम बुर्किना फासो के केस में समझ रहे हैं कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिला, दूसरी कंट्री से कुछ इस्लामिस्ट आए और उन्होंने इस कंट्री के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, और इस डिस्टर्बेंस के कारण आज देखिए कि ये कंट्री जो है वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है गोल्ड प्रोडक्शन करने के बावजूद, और इस कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। इस कंट्री की गवर्नमेंट को ही ओवर पावर जो है वो कर दिया है आर्मी ने, राइट। और काबोरे, कौन थे काबोरे, कौन है ये, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनका नाम आपको बताया था, बताइए जरा कौन है काबोरे, बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट जिनको हटाया गया। इनको हाल के महीनों में उग्रवादियों द्वारा नागरिकों और सैनिकों की हत्याओं पर निराशा के बीच विरोध की लहरों का सामना करना पड़ा था। काबोरे ने फेस की थी काफी सारे प्रोटेस्ट रीसेंट मंथ्स में, जैसे ही काफी सारे सिविलियंस और सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी मिलिटेंट्स के द्वारा, तो लोग इनके ऊपर चढ़ गए थे, राइट, काबोरे के ऊपर, क्योंकि लीडर है, लीडर के ऊपर तो ऑब्वियस ही बात है लोग चढ़ते ही। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको जो है प्रशंसा मिलेगी, बुरा करोगे तो लोग जो है अगेंस्ट हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे। जिसमें से कुछ का संबंध इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से भी है। मतलब कुछ इस्लामिक मिलिटेंट्स ऐसे थे यहाँ पर कि जो इस्लामिक स्टेट, आईएस के बारे में आप जानते होंगे, हालांकि ये आईएस अब बचा नहीं है, अब इस्लामिक स्टेट है। पहले इराक और सीरिया का था, आज की डेट में ये सिर्फ अपने आप को इस्लामिक स्टेट बोलता है, क्योंकि ये सिर्फ इराक और सीरिया तक ही सीमित नहीं रहता है, राइट। तो इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के भी मिलिटेंट्स जो थे वो शामिल थे इस देश के अंदर, तो काफी सारे जो मिलिटेंट शामिल थे वो इस्लामिक स्टेट्स और अलकायदा के भी थे। और यह असंतोष नवंबर 2021 में बढ़ गया, जब मुख्य रूप से सुरक्षा बलों के 53 सदस्यों को संदिग्ध जिहादियों द्वारा मार डाला गया। मतलब कि जिहादी भी यहां पर आए और उन्होंने 53 सुरक्षा बल, यहां की आर्मी जो या सिक्योरिटी फोर्स जो है उनके लोगों को मार दिया। तो लोग और भड़क गए कि यार ये प्रेसिडेंट कर क्या रहा है, राइट। इसके अलावा गाइस एक स्टेटमेंट सामने आता है। अभी तक आपने स्टोरी समझ ली कि किस प्रकार से बुर्किना फासो के अंदर बाहर से आए हुए इस्लामिस्ट ने धावा बोल दिया था, राइट। पूरी स्टोरी क्लियर है आपको। नेक्स्ट पॉइंट समझो, फिर क्या हुआ कि एक घोषणा सामने आई, घोषणा आर्मी की तरफ से आई। आर्मी ने यह मान के चलो कि सुरक्षा की स्थिति में गिरावट का हवाला दिया, और सेना ने, यानी कि यहां की आर्मी ने, बुर्किना फासो की आर्मी ने पश्चिमी अफ्रीका राष्ट्र को एकजुट करने तथा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में
काबोरे की अक्षमता के रूप में वर्णित किया गया। कहा कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो ठीक तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, कंट्री को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दी। और आपको बता दें कि इसी प्रकार का बयान जो है वो पहले पैट्रियोटिक मूवमेंट फॉर सेफगार्ड एंड रिस्टोरेशन से आया था, जो कि फ्रेंच भाषा का एमपीएसआर यानी कि फ्रेंच भाषा का संक्षिप्त नाम है। और एमपीएसआर में सेना के सभी वर्ग शामिल है, यानी कि एमपीएसआर के अंदर जितने भी सेक्शन आर्मी के हैं वो सभी के सभी इंक्लूडेड है। और एमपीएसआर यानी कि सिंपल शब्दों में कि सेना ने कहा कि वह देश के विभिन्न वर्गों के साथ विचार विमर्श के बाद एक उचित समय सीमा के भीतर संवैधानिक व्यवस्था की वापसी के लिए एक कैलेंडर का प्रस्ताव करेगा। तो सेना का यह कहना है कि अब कुछ समय के बाद ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद तैयार करेगा और वापस से पूरा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है गवर्नमेंट जो है उसको रिस्टोर करेगा। और सेना ने बुर्किना फासो की सीमाओं को बंद करने की भी घोषणा करी इस स्टेटमेंट में, जो कि अभी करंटली हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सेना ने जो वो किस प्रकार से प्रेसिडेंट को दोषी ठहराया वहां के और उसको बोल दिया कि आप जो है वो अब नहीं संभाल सकते। और इन्होंने सभी चीज जो है वो एंड कर दी, डिसॉल्व कर दी यहाँ की गवर्नमेंट को और इवन बॉर्डर्स तक बंद कर दी। अब इस चीज को देखते हुए कि मिलिट्री ने यहाँ पर जो प्रेसिडेंट को हटाकर अपना रूल इंपोज कर दिया है, तो इस चीज को देखते हुए पूरे दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया, ग्लोबल रिस्पांस क्या है, वैश्विक रिस्पांस क्या है। तो अफ्रीकी और पश्चिमी शक्तियां यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, इन्होंने तख्ता पलट के इस प्रयास की निंदा करी है। इन्होंने कहा है कि ये जो कूप है, मिलिट्री कूप जो है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय संघ जो है, इसने राष्ट्रपति की तत्काल रिहाई की मांग करी है, कहा है कि भैया राष्ट्रपति को रिलीज करो तुरंत आप। और अमेरिका ने भी राष्ट्रपति की रिहाई का आह्वान किया। अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है कि नहीं यार, प्रेसिडेंट को वहां के रिलीज करो आप। और सुरक्षा बलों के सदस्यों से यानी कि आर्मी से कहा है अमेरिका ने कि आप जो है वो बुर्किना फासो का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, राइट, उसको फॉलो करिए और सिविलियन लीडरशिप को यानी कि नागरिक नेतृत्व का सम्मान कीजिए। इस प्रकार से पूरी की पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में मत कर लो, राइट, यानी कि इस प्रकार से आर्मी रूल जो है वो इम्पोज मत करो। तो ये अमेरिका ने भी कहा है। और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने बुर्किना फासो में सेना द्वारा सरकार बनाए जाने की किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा करी है। मतलब ये भी यूनाइटेड नेशन भी बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि इस प्रकार से आर्मी वहां की गवर्नमेंट को हटाकर खुद जो है वो गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो स्टैब्लिश कर दे। और तख्ता पलट के नेतृत्व करने वालों से अपने हथियार डालने का आह्वान किया है और कह रहे हैं कि जो भी ये तख्ता पलट को सपोर्ट कर रहे हैं भैया, आप जो है वो सपोर्ट ना करो और वापस से इस कंट्री के अंदर वहां की गवर्नमेंट को रीस्टैब्लिश कर दो। तो ये यूनाइटेड नेशन तक ने ये चीज कही है। इसके अलावा अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन और रीजनल ब्लॉक्स की बात करें और ECOWS यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट्स की बात करें, मतलब कि अफ्रीका के अलग अलग ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने भी सत्ता के जबरदस्ती अधिग्रहण की निंदा करी। ये भी नहीं चाह रहे हैं कि यार ये इस प्रकार से आर्मी का रूल जो इम्पोज हुआ है बुर्किना फासो में वो बिल्कुल ठीक नहीं है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। क्लियर यहां तक बात है? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको चीज समझ में आ गई होगी। एक में बस आपको 3 स्टेप में पूरी चीज बताता हूं कि घटना क्या है। पहली चीज, इस्लामिक स्टेट्स या इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, या उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, जिहादीज भी शामिल हो गए, राइट। और हम लोग को देखने को मिला अलकायदा के ग्रुप्स भी शामिल थे, इस्लामिक स्टेट्स के ग्रुप भी शामिल थे, यानी कि इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स जो थे, या आप कह सकते हैं कि इंसर्जेंट जो थे, ये माली से आए। माली से आकर इन्होंने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल किया, एस्टैब्लिश किया और लगातार यहाँ पर सिविलियंस की मौत हो रही थी, लगातार मिलिट्री या सिक्योरिटी फोर्सेस के सदस्यों की मौतें हो रही थी, राइट, इस डिस्टर्बेंस के कारण, मिलिटेंट्स के कारण, टेररिस्ट के कारण। तो वहां की आर्मी ने बोला कि यार यहाँ का प्रेसिडेंट तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो वहां की आर्मी ने इस घटना को देखते हुए वहां के प्रेसिडेंट को हटाकर अपना रूल इंपोज कर दिया। तो दिस इज द मेन पॉइंट जो आपको बस ध्यान में रखना है। और इसकी भी निंदा की जा रही है कि इस तरीके से करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्लियर यहां तक बात है? अब थोड़े से पॉइंट अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड भी ध्यान में रखो। अफ्रीकी संघ जो है वो कॉन्टिनेंटल बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसके अंदर 55 कंट्रीज हैं जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं। और ECOWAS, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, तो ये क्या है गाइस? तो ये 15 मेंबर की कंट्रीज हैं, मतलब कि 15 कंट्रीज इसके अंदर जो है वो शामिल हैं, जो कि वेस्ट अफ्रीकन क्षेत्र की हम लोग को नजर आती है। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस, और इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा नजफगढ़ की लोकेशन, नजफगढ़ झील की लोकेशन, कि ये झील जो है वो कहां पर है। किसी को पता है नजफगढ़ झील के बारे में? तो ये साउथ वेस्ट दिल्ली में लोकेटेड है। जो क्षेत्र हम लोग को नेशनल हाईवे 48 का देखने को मिलता है, गुरुग्राम राजौरी का जो बॉर्डर एरिया है NH 48 पर, तो वहीं पर ये झील, नजफगढ़ झील जो है वो लोकेटेड है।
ये एक झील है, लेक हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये लेक के अंदर आज की डेट में पूरा ये मान के चलो कि गंदगी है, नाला बन चुका है ये पूरी तरह से, राइट। गुरुग्राम और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र से जितनी भी गंदगी है, पॉल्यूटेंट्स है, सब यहीं पर आकर डाले जा रहे हैं। और इवन इस लेक का कुछ हिस्सा जो है वो हरियाणा पे भी आता है, राइट। यहाँ पर बताया जाता है कि काफी सारी स्पीसीज है, बर्ड की प्रजातियां 281 बर्ड की स्पीसीज है। भारी मात्रा में थ्रेटेंड स्पीसीज भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती हैं। काफी सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि संकटग्रस्त हैं, राइट, IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। इन प्रजातियों में से जैसे इजिप्टियन वल्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सैरस क्रेन यहाँ पर मिल जाएगी, स्टैपी ईगल यहाँ पर है, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल है, इंपीरियल ईगल है, और काफी सारी ऐसी प्रजाति है जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो माइग्रेटरी बर्ड का जो रूट होता है उसका उपयोग करके बहुत भारी मात्रा में प्रजाति जो होती हैं वो यहाँ पर आती हैं, मतलब कि दूर दराज के देशों से यहाँ पर आती हैं, राइट। तो ये, और आज की डेट में ये क्षेत्र जो है वो एक नाले में बदल गया और इस क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने की सख्त आवश्यकता है। तो इसी को लेकर एक हम लोग को एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्शन दिए हैं दिल्ली को और हरियाणा को। दिल्ली और हरियाणा को क्यों डायरेक्शन दिए, क्योंकि अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि नजफगढ़ झील जो है वो दिल्ली और हरियाणा दोनों के हिस्से में आती है, राइट। तो दोनों को जो है वो डायरेक्शन दिए कि जल्दी से जल्दी लागू करो एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान को, राइट। किस चीज के लिए प्लान बनाए गए हैं कि ये जो झील है नजफगढ़ झील, जो वेटलैंड हम लोग को देखने को मिलता है, वो जल्दी से जल्दी जो है वो प्रोटेक्शन उसको मिल सके, जल्दी से जल्दी रेजुविनेट हो, जल्दी से जल्दी प्रोटेक्टेड हो, और जो आज की डेट में वो गंदा हो गया वो फिर से साफ हो जाए, सिंपल शब्दों में, राइट। तो उसकी सफाई करने के ये प्लान है, और वहां पर जो मौजूद जो चिड़िया है, वाटर बर्ड्स जो है, स्पीसीज जो है, उनको प्रोटेक्ट करो, क्योंकि उनका हैबिटेट है ये, इस वेटलैंड पे वो रहते हैं। और ये अगर सड़ जाएगा, इसमें पॉल्यूटेंट हो जाएंगे, हार्मफुल टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स हो जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो स्पीसीज मर जाएंगी। और आपको फूड चेन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी कि एक स्पीसीज को कुछ भी होता है तो उससे दूसरी स्पीसीज अफेक्टेड होती है। और वेटलैंड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टॉपिक में, और आपने पढ़ा भी होगा वेटलैंड के बारे में, शायद अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना, कि वेटलैंड को प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी क्षेत्र में प्लांट की स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज, इवन ह्यूमंस के लिए वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड के तौर पर भी हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो नजफगढ़ झील जो है इसको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड ये डायरेक्शंस हम लोग को देखने को मिल रहा है NGT के द्वारा जो दिए गए। तो नजफगढ़ झील के बारे में भी आपको आइडिया लग गया, क्या डायरेक्शन दिए है वो भी आपको आइडिया लग गया। तो बताया जा रहा है कि जो भी ये प्लान तैयार करेंगे दिल्ली और हरियाणा एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान को, तो उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी के द्वारा, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज के माध्यम से। और इससे पहले यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सेटअप करी थी 3 मेंबर की कमेटी एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान को के साथ जो है वो इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान क्या है, तो अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे, ऑब्वियस ही बात है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान है और ये बात हो रही है नजफगढ़ झील से रिलेटेड। तो नजफगढ़ झील को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान बनाए गए हैं, तैयार किए गए, सिंपल तरीके से चीज बताई गई है। तो टॉप प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहली चीज तो नजफगढ़ झील और उसके एरिया को नोटिफाई करना है द वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 के तहत, कि इसके नियम, ये जो नियम है वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के 2017 के, तो ये नियम जो है वो उस क्षेत्र में लागू हो। तो सबसे पहले तो इस रूल्स के अंडर इसको लेकर आना है नजफगढ़ झील को, पहला पॉइंट। इस रूल्स के अंदर प्रोहिबिशन है, बैन किया गया है, और रेगुलेट करने की बात की गई है कि जो भी एक्टिविटी नजफगढ़ झील और उसके आसपास के क्षेत्र में होगी तो उसको मॉनिटर किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, और काफी सारी ऐसी पोल्यूटेंट एक्टिविटीज होंगी उसको बैन कर दिया जाएगा। सिंपल सी चीज, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली चीज तो इमीडिएट मेजर लिए जाएंगे कि तुरंत क्या किया जाएगा, पहले तो उस क्षेत्र को बनाया जाएगा, डिमार्केट किया जाएगा कि कितने एरिया को प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहला काम, अगर आपको नजफगढ़ झील को प्रोटेक्ट करना है तो कितना क्षेत्र प्रोटेक्शन के अंदर आएगा पहले वो मार्क करना जरूरी है कि नहीं, तो सबसे पहले वो काम किया जाएगा, राइट। उसकी बाउंड्री तैयार की जाएगी, कितनी बड़ी बाउंड्री, कितनी बाउंड्री पर प्रोटेक्शन करना है। फिर हाइड्रोलॉजिकल असेसमेंट होगा, भैया वहां का पानी कैसा है, कितना पोल्यूटेंट है, कौन से टॉक्सिक केमिकल्स वहां पर डाले जा रहे हैं। अब जैसे कि ये पानी को स्टडी करेंगे तो उनको पता लगेगा कि किस फैक्ट्री से ये पोल्यूटेंट आ रहा है, तो तुरंत जाकर उस फैक्ट्री को बोलेंगे भैया यहाँ पर छोड़ना नहीं, आप गंदा पानी पोल्यूटेंट्स मत छोड़ना, राइट। कि कहाँ से क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो वो रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको रोक लगाने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आ रहा है, क्योंकि उस पानी को आप, क्योंकि अभी तो गंदा पानी है, उसमें सब पोल्यूटेंट्स मिक्स है, तो आप उसको सेग्रीगेट करोगे पहले, राइट। केमिकल्स चेक करोगे कौन से केमिकल्स हैं, तो ये है, तो ये कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है वो पता लगाओ, फिर उसको रोकने की कोशिश करोगे। तो ये होता है तरीका। तो ये कोई याद रखने वाली चीजें नहीं है, ये आप खुद करोगे आने वाले समय में। आप जब ऑफिसर बनोगे तो यू विल डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो इंटरेस्ट के साथ चीजों को सुना करो, इंटरेस्ट के साथ लिया करो,
और कोई याद नहीं करना, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, कहीं लिखने की आपको जरूरत नहीं है। नॉर्मली बात है कि भाई अगर आप खुद अपने आपको ऑफिसर सोचो ना कि आपको नजफगढ़ झील को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तो पहला काम क्या होगा कि कितने एरिया को प्रोटेक्ट करना है वो मोटी मार्क करोगे। फिर वो गंदा पानी है, उस गंदे पानी में क्या क्या केमिकल्स है उसका पता लगाओगे, जिससे कि उसके सोर्स को आप रोक सको, है कि नहीं। फिर वहां पर कौन सी प्रजाति रहती है उनकी लिस्ट तैयार करोगे, क्योंकि उनको भी आपको प्रोटेक्शन देनी है, और उन प्रजाति को किससे खतरा है, उनका उनका जो बिहेवियर क्या है, ये सब पता लगाना जरूरी है ना, तभी तो आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन दे पाओगे। तो ये तो हो गया इमीडिएट मेजर, ये तो तुरंत आपको करना होगा। फिर उसके बाद जैसे कि अगर आप नजफगढ़ झील को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपको मीडियम टर्म मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, मतलब कि कुछ ऐसे मेजर्स जो कि आप 2 से 3 साल में इंप्लीमेंट करें। तो आपको इन सीटू ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, यानी कि वहीं पर ही उस वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट करना है, तो उस पर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जितनी भी मेजर जो नदियां हैं जो कि यहाँ पर नजफगढ़ झील से आकर जो है वो मिल रही हैं, जो भी पानी वगैरह यहाँ से आकर मिल रहा है, नहर का कहीं का भी, तो आपको पहले उनको ट्रीट करने की आवश्यकता है। वहीं पर ही कुछ ऐसी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डिवाइस जो है आपको लगानी पड़ेगी जो कि पानी को ठीक करे। नजफगढ़ झील में जो पानी आए, जो कनेक्टेड वाटर है अलग अलग जगहों से जो आ रहा है, तो वो ट्रीट होकर आए, तो इस चीज को आपको इंश्योर करना पड़ेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा मीडियम टर्म मेजर्स हैं कि इसमें आपको 2 से 3 वर्षों का पीरियड लगेगा। फिर रेगुलर मॉनिटरिंग होगी वाटर बर्ड पॉपुलेशन की, कि कौन सी चिड़िया वहां पर आ रही हैं, तो उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा जैसे कि कुछ ऐसे, जैसे कि नदी का पानी है या कहीं से पानी आ रहा है, सोर्स वाटर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो उस पानी पर रोक लगा रहे हैं, उसके फ्लो को खराब कर रहे हैं, तो उन क्षेत्र को वहां से हटाओ, शिफ्ट करो, रिलोकेट करो, राइट। तो ये सब चीजें इस प्रकार की रखनी पड़ेगी। और ये जो झील है गाइस, तो ये बताया जाता है कि भारी मात्रा में माइग्रेटरी बर्ड्स और रेसिडेंट वाटर बर्ड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे ही दिए थे चिड़ियाओं के। तो बताया जा रहा है कि आबादी के 15 वर्षों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में सीवेज उत्पादन कितना होगा, तो वो आपको प्रोजेक्शन भी करना है, लॉन्ग टर्म प्लान है। आपको ये देखना जरूरी है कि यार आने वाले समय में 15 सालों में इस क्षेत्र में जो आबादी बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना वेस्ट जनरेट होगा, और अगर वेस्ट जनरेट होगा तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो वापस से वेस्ट जो है वो इस झील में आकर इकट्ठा हो जाएगा। अभी के लिए तो आप साफ कर लोगे बट बाद में फिर से आ जाएगा ये, राइट। तो ये सब चीजें, और फिर आइडेंटिफाई करना कि जितने भी जो ड्रेन्स है, मतलब कि जितने भी हम लोग को देखने को मिल रही है कि इस झील में प्रदूषण में योगदान करने वाले सभी जितने भी नालों हैं उसकी पहचान आपको करनी है, जिससे कि आप उसको रोक सकें, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके जो कि हम लोग को एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सी चीज, याद करने वाली जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझना है, सिर्फ प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अपने आप को एक ऑफिसर की तरह मानो, जब मानोगे तब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, राइट। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो आपने कर लिया, बट आज की डेट में इस झील से जुड़ी क्या क्या चिंताएं हैं। तो बताया जाता है कि एक समय पर ये झील जो हुआ करती थी वो 226 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ी हुआ करती थी। आज की डेट में मात्र 7 स्क्वायर किलोमीटर तक सिकुड़ कर रह गई है। और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इसको झील को अगर हमने रिवाइव कर दिया, फिर से इसको पहली की तरह अगर कर दिया, तो 3.5 लाख लोगों को हर दिन 20 मिलियन गैलन पानी जो है वो मिल सकेगा। 3.5 लाख लोगों को सपोर्ट हो जाएगा अगर ये झील जो है वो वापस से ठीक हो जाती है, तो बहुत ज्यादा फायदा है। और जिसने ये चीज बताई है INTACH, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, तो ये एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूं कि नजफगढ़ झील जो है ये साहिबी नदी का प्राकृतिक बाढ़ का मैदान थी। साहिबी नदी जो थी, जब भी पानी इसका ओवरफ्लो होता था, बाढ़ आती थी, तो ये नजफगढ़ झील जो बनी है ना, ये इसी नदी के कारण हम लोग को देखने को मिली है, क्योंकि इसका ये नेचुरल फ्लड प्लेन है, और ये बाद में जाकर जो है वो एक नाले में कन्वर्ट हो गई, जैसे कि अभी हमने पूरा डिस्कस किया ही। और वेटलैंड जो है ये नाले में जो है वो कैसे कन्वर्ट हुआ, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि उन्होंने क्या किया, गंदगी जो है वो करना शुरू किया। अब देखो, आप गंदगी करोगे, आप अपने आसपास के इलाके में गंदगी करोगे तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। अब जो नाला है तो ऑब्वियस ही बात है कि डिजीज होगी उससे, तो यहाँ पर आसपास रहने वाले लोग हैं, एनिमल्स हैं, इस प्लांट्स है, सबको नुकसान पहुंचेगा अगर ये वाटर जो है वो पल्यूट हो जाता है। तो हो ही रहा है, नुकसान हो ही रहा है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल ही रही है। तो लगातार यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन किए गए हैं तो उसने और इस नाले को जो है वो सिकोड़ के रख दिया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट इस नाले की, नाला नहीं कहेंगे हम लोग, नजफगढ़ झील कहेंगे, क्योंकि नाला तो ये भी बन चुका है, बट इसको झील में वापस से कन्वर्ट जो है वो किया जा रहा है। तो ये क्रिटिकल नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक बुनियादी ढांचा है जो कि बफरिंग फ्लड जोन के तौर पर काम करता है। यानी कि जो भी मैंने बात करी आपसे कि ये नदी जो है साहिबी नदी, तो इसका पानी जब बहुत ज्यादा हो जाता है, फ्लडिंग जब आती है, तो ये वेटलैंड रोक कर रखता है, उसकी फ्लड का पानी जो है वो ना आ पाए। फिर वही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भी जो है ये काम करता है, राइट। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने का भी काम करता है, राइट।
ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करता है, काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड की स्पीसीज हैं, उनको एक आवास जो है वो प्रदान कराता है। और ये इसको अगर नुकसान पहुंचेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि हमें देखने को मिल रहा है कि आसपास के एरियाज में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी डिजीज के कांटेक्ट में वो आएंगे और वेरियस प्रजाति यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो अल्टीमेटली वो फूड साइकिल चेन के बारे में आप जानते ही हैं कि दूसरी स्पीसीज भी इससे लगातार अफेक्ट जो है वो होंगी, है ना। और इवन ये माइक्रो क्लाइमेट को जो है वो रेगुलेट करने का भी काम करता है, लाइक कार्बन सिंक के तौर पर ऑपरेट करता है। तो ये हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वेटलैंड तो आप जानते ही हैं कि वेटलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट, फॉर क्लाइमेट, राइट। तो इसको प्रोटेक्ट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था गाइस नजफगढ़ झील से रिलेटेड एक टॉपिक छोटा सा, जिसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और इवन जो ये प्लान जो हम लोग को देखने को मिला एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, तो उस पर भी एक अच्छी कमांड आपकी डेवलप हो गई होगी, राइट। गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन गाइस पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, जो कि नीदरलैंड्स में है, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया है नेगेटिव आयन वियरेबल प्रोडक्ट्स को, जिसके अंदर लीगल परमिशन से भी ज्यादा रेडियो एक्टिविटी मौजूद है। मतलब कि काफी सारे प्रोडक्ट्स हम लोग रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स काफी सारे, राइट। जैसे कि आज की डेट में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रिस्ट जो होता है ना, फिट बैंड्स वगैरह, जो हम लोग को रिस्ट फिट ऐसा करके कुछ नाम रहता है उसका, राइट। मेरे पास भी था एक, अभी मैं उसको रेगुलर बेसिस पर यूज नहीं कर रहा हूँ। वो एक्चुअली उसका जो पट्टा होता है ना, जैसे घड़ी हम पहनते हैं तो वो पट्टा खराब हो जाता है, वो लगता नहीं है, तो उसका हुक टूट गया, दैट्स मैं पहन नहीं रहा हूँ। तो ऐसे काफी सारे बैंड्स आते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपका पल्स रेट कितना है, राइट। और इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने कितने किलोमीटर वॉकिंग करी, साइकिलिंग करी, राइट। अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट, जो हेल्थ बेनिफिट्स का क्लेम करते हैं कि इससे आप ट्रैक कर पाओगे अपनी डे टू डे लाइफ को, डे टू डे एक्टिविटीज को, राइट। तो कहा जा रहा है कि ऐसे काफी सारी डिवाइसेस है जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि जिनकी लाइसेंसिंग परमिटेड नहीं है, वो भी हम लोग को देखने को मिल रही है, मार्केट में अवेलेबल है, जो कि हेल्थ को प्रोटेक्ट करने की जगह उल्टा हेल्थ को डैमेज करती है। तो इसी पर ही एक बहुत शानदार आर्टिकल है, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ध्यान से सुनिए। तो नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी, इसमें नेगेटिव आयंस होते हैं और बताया जा रहा है कि आज की डेट में इसको बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है कि आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी बैलेंस करने के लिए, आपके स्वास्थ्य जो है उसको ठीक करने के लिए आप इसका उपयोग करें, राइट। काफी सारी टेक्नोलॉजी है, रिस्ट बैंड, सिलिकॉन रिस्ट बैंड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसमें उपयोग में ली जाती है। क्वांटम या फिर स्केलर एनर्जी पेंडेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये स्केलर एनर्जी पेंडेंट क्या होता है, अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो बताया ये जाता है कि जापानीज वॉल्केनिक लावा से ये बनता है, स्पेशल जापानीज वॉल्केनिक लावा। जो वॉल्केनो जो होता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है उसके अंदर से जो लावा निकलता है ना, तो कहते हैं कि उससे ये बनाया जाता है। इसके अंदर 70 से भी ज्यादा नेचुरल मिनरल्स होते हैं, तो ऐसा क्लेम किया जाता है, जो कि मतलब पॉजिटिव एनर्जी एमिट करते हैं, फैलाते हैं पॉजिटिव एनर्जी को, जो कि बॉडी के लिए काफी अच्छे होते हैं। तो ऐसे बिकते हैं ये मार्केट में 500, 600, 500, 10 हजार तक के भी, और लाखों की संख्या में भी कई बार जो है वो बिकते हैं ये इस प्रकार के पेंडेंट्स वगैरह। और एक हम लोग को देखने को मिलता है कैनिथियोलॉजी टेप होता है, ये कैनिथियोलॉजी टेप। तो ये होता क्या है, ये अभी मैंने भी लगाया था बीच में एक दिन। हुआ ये था कि मेरा शोल्डर जो है वो अभी भी वैसे तो सही हुआ नहीं है, तो ये क्या करता है, स्किन को पकड़ कर रखता है, राइट। स्किन को जो है वो टाइट कर देता है, जैसे कि होता है ना कि आपको फ्रैक्चर वगैरह होता है तो आप मतलब लगा के प्लास्टर वगैरह लगा के रखते हो, तो ये स्किन के लिए काम करता है, स्किन को जो है वो खींच देता है ये। तो इस प्रकार की चीजें होती है ये, राइट। ये टेप अलाउ करता है कनेक्टिव टिश्यू को, राइट, कि मसल से वो अटैच रहे। क्योंकि हो ये रहा था कि मेरे शोल्डर में क्या है, वो टिश्यू का एक प्रॉब्लम हो गया है, तो बहुत पेन कर रहा है, मतलब मान के चलो 2 महीने से ज्यादा परेशान हूं मैं, 2 महीने से ज्यादा हो गए, दिक्कतें हो रही है। बट हालांकि फ्रोजन शोल्डर वगैरह नहीं हुआ, बट रेगुलर फिजियोथेरेपी चल रही है। तो उन्होंने क्या किया था, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने ये टेप लगा दिया था मुझे। तो इसको बोलते हैं कैनेस्थेटिक टेप या कैनेस्थियोलॉजी टेप। मैं स्पेलिंग बोल देता हूं आपको, KINESTHESIOLOGY, राइट। तो ये टेप हम लोग को देखने को मिलता है इस प्रकार का। इसके अलावा गाइस ये नेगेटिव आयंस जो होते हैं, ये इवन सनलाइट से, रेडिएशन से, हवा से, इवन पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है तो उससे ये बन जाते हैं। और मिनरल्स जो हैं जो कि नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, इवन ये नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे कि यूरेनियम और थोरियम। तो आप जानते हैं यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर एक्टिविटीज में किया जाता है, जो कि हाईली रेडियो एक्टिव होती है।
तो उससे भी ये नेगेटिव आयन जो है वो बनते हैं, हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं। और हालांकि माना यह जाता है कि ये नेगेटिव आयन जो होते हैं वो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं और एक इंसान के मूड को अपलिफ्ट कर देते हैं, यानी कि मूड बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब ये अगर आपके पास रहेगा तो आपकी बॉडी के साथ यानी कि इस प्रकार से जो है वो चेंजेस लेकर आएंगे एक प्रकार से कि आपका मूड जो है वो ठीक लगने लगेगा, आप हैप्पियर होने लगोगे, राइट। तो ऐसा होता है, जैसे आप जानते हैं गाइस कि हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन वगैरह, बहुत सारी चीज आपने पढ़ी होगी इसके बारे में। एक डोपामीन वगैरह होता है, राइट, कि जो डोपामीन जो है जब भी हम एक्साइटेड होते हैं तो वो केमिकल रिलीज होता है डोपामीन का, तो आप लोग जानते होंगे। तो ऐसे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, तो ये वैसे उसी टाइप का ये हमारे हैप्पी हार्मोन को जो है वो सीक्रेट करवाता है बॉडी से, राइट। अब ऑब्वियस ही बात है कि ये प्रक्रिया अगर नेचुरल हो तो अच्छा है, बट अगर किसी चीज की वजह से ये प्रक्रिया हो रही है तो ये डेंजरस है बॉडी के लिए। तो ऐसे इस तरीके से समझो आप, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम अपनी बॉडी के साथ थोड़ी बहुत भी छेड़खानी करेंगे किसी भी दूसरी चीज के माध्यम से, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका नेगेटिव इफेक्ट तो होगा ही होगा। आप ये पेंडेंट पहन रहे हो ये सोच के कि ये नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर रखेगा, इसलिए आप खुश हो रहे हो, क्या पता उल्टा ही हो कि ये आपकी बॉडी के हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा हो बहुत तेजी से, राइट। यू नेवर नो कि कई बार हमारे अच्छे के लिए जो चीजें होती है वो हमारे बुरे के लिए जो है वो बन जाती हैं। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। कितना बेहतरीन सा आर्टिकल है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, थोड़ा यूनिक टाइप का ये आर्टिकल है। तो माना जाता है कि ये नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं, इंसान के मूड को अच्छा कर देते हैं, राइट। ये अलग अलग प्रकार के मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स दिखाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस आपका दूर हो जाता है, अच्छी नींद आती है, सांस लेने में मतलब बहुत अच्छा लगता है आपको, यानी कि कोई भी परेशानी नहीं आती रेस्पिरेशन के दौरान, राइट। इसके अलावा इवन आयन जो होते हैं, काफी सारे जो पॉल्यूटेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, प्रदूषक जो काफी सारे होते हैं, तो इसको जो है वो क्या कर देते हैं ये लोग कि इसको बिठा देते हैं, राइट, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स को सरफेस पर जो है वो गिरा देते हैं, मतलब एक प्रकार से आपके आसपास का वातावरण भी अच्छा कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने कई बार काफी सारी जगह पर चारकोल देखा होगा, एक बोरे में बंद करके कहीं पर रख देते हैं चेयर वेयर के नीचे। जैसे मैं कुछ ऑफिस पे गया हुआ हूँ तो वहां पे मैंने देखा है काफी सारे ऑफिस में कि चारकोल यानी कि बोरी के अंदर कुछ रखा रहता था। तो मैंने एक बार पूछ लिया था उनसे कि मैंने कहा ये क्या है यार, तो उन्होंने बताया मुझे कि ये जो होता है वो हवा को प्यूरिफाई करता है, यानी कि एयर से जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, डस्ट होते हैं, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ऐसे भी काफी सारी चीजें होती हैं जो डस्ट वगैरह को, पॉल्यूटेंट्स को अट्रैक्ट कर लेती है। सेम वैसे ही नेगेटिव आयंस का भी ये काम होता है कि पॉल्यूटेंट्स वगैरह को ये सरफेस पर बैठा देता है। अब गाइज इनसे जुड़ी कुछ चिंताएं भी सामने आई हैं। चिंता ये है कि काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिनका जो रेडियो एक्टिविटी जो है, जिनकी रेडिएशन का लेवल जो है वो बहुत हाई है, जो कि हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, राइट। और कंज्यूमर्स पता भी नहीं लगा सकते कि कौन सा प्रोडक्ट है उनके पास कि जिसमें रेडियो एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये भी एक बड़ी डिफिकल्ट टास्क है, चैलेंज है एक बड़ा। और रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो बहुत तेजी से लगातार जो है वो रेडिएशन को एमिट करती रहती है, ये बात आप जानते ही हैं, राइट। और प्रोडक्ट जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मिनरल्स हम लोग को देखने को मिलता है वो कंटिन्यूअसली आयनाइजिंग रेडिएशन को एमिट करता रहता है, और जो भी लोग उस प्रोडक्ट को पहने रहते हैं तो उनकी बॉडी पर ये इफेक्ट डालता है, राइट। और इस प्रकार के जो रेडिएशन होते हैं ये हेल्थ के लिए बहुत रिस्की होते हैं, इवन इंसान के टिश्यू को और उसके डीएनए तक को जो है वो डैमेज कर देते हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करें, जैसे कि आपकी स्किन जल सकती है, राइट, एक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो सकती है, रेडिएशन के कारण सर भारी भारी हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं आपको, कैंसर तक हो सकता है, लोगों के बाल झड़ जाते हैं इस चीज के कारण। इवन व्हाइट ब्लड सेल जो होता है वो कम होने लगते हैं टेम्पररी बेसिस पर, जब तक आप इस रेडिएशन के कांटेक्ट में रहते हैं व्हाइट ब्लड सेल कम होते हैं, जो कि हमें बचाते हैं किससे, कि हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, हम बीमार ना पड़े, उससे बचाते हैं एक्सटर्नल चीजों से। तो इसका मतलब बॉडी जो होती है वो आसानी से जो इन्फेक्शन होने लगता है लोगों को, राइट। इसके अलावा क्रोमोसोमल डैमेज हो सकता है, डीएनए डैमेज हो सकता है हमारा, राइट। तो ये सब चीजें चिंता जो है वो व्यक्त की गई है। इवन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के रिसर्चर्स ने ये चीज पाई है कि अंडरगारमेंट इंडस्ट्री जो मलेशिया के अंदर है और जो अलग अलग जगह पर जो एडवर्टाइज करती हैं कि उनके प्रोडक्ट के अंदर नेगेटिव आयन्स है, यानी कि उनकी नेगेटिव आयन अंडरगारमेंट्स है, मतलब इस अंडरगारमेंट को पहन के यू विल फील हैप्पी। जैसे आपने पता होगा गाइस कि काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं कि जिसमें ये लोग क्लेम करते हैं कि ये इसमें जो है वो बदबू नहीं आएगी, जल्दी सूख जाएगा, काफी सारे जैसे जॉकी वगैरह आप जानते होंगे, ये सब ब्रांड्स वगैरह जो प्रमोट करते हैं इस टाइप की चीजें। बट आई डोंट नो कि उस वो किस तरीके के मतलब कंटेंट का यूज करते हैं। मैं किसी प्रोडक्ट पर या किसी ब्रांड के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि काफी सारे ब्रांड्स इस प्रकार की प्रमोशन करते होंगे, आपने कई बार सुना होगा, राइट, कि मतलब इसमें जो है वो दुर्गंध जो है वो नहीं आएगी, लाइक, तो इस तरीके की आपको पता होगा यार, काफी सारे एडवर्टीजमेंट आपने देखे होंगे। तो बस मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ कि ऐसे काफी सारे अंडरगारमेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि क्लेम करती हैं कि उनके प्रोडक्ट के अंदर TOURMALINE, टोरमेलाइन, मोनेजाइट, जिरकॉन,
ये सब है, और ये सभी चीज जो है वो यूरेनियम और थोरियम में हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर इन सब चीजों में यूरेनियम और थोरियम भी होता है। तो आप देखिए कि जिन्हें यूरेनियम और थोरियम के लिए जाना जाता है वो सब प्रोडक्ट्स काफी सारे लोगों की अंडरवियर में है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ह्यूज तरीके से जो है वो डैमेज कर सकती है हमारी बॉडी को ये, राइट, इस टाइप के रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स, राइट। और रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ रेडिएशन सोर्सेज, इंटरनेशनल बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 2014 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कंसिडर किया था कि रेडिएशन का जो उपयोग है या फिर रेडियो एक्टिविटी का सब्सटेंस जो खिलौने में, टॉयज में, या पर्सनल ज्वेलरीज में, या एडोरमेंट्स में, जो भी चीज हम पहनते हैं इस टाइप की जो चीजें होती हैं, इसमें जो आ रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि जो इस प्रकार के रेडिएशन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको बिल्कुल भी मार्केट में लॉन्च नहीं करना चाहिए। और IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पब्लिश करी थी एक स्पेसिफिक सेफ्टी गाइड जिसका नाम रखा गया था रेडिएशन सेफ्टी फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये 2016 में लेकर आई थी। और इंडिया के अंदर एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स 2004 जो है उसमें वो सभी प्रोविजन है जो कि IAEA के अनुरूप हम लोग को देखने को मिलते हैं। यानी कि IAEA ने जो गाइडलाइंस दी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर भी एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स 2004 के तहत जो है वो हमें देखने को मिलता है कि प्रोडक्ट्स वगैरह जो हैं तो उनको चेक किया जाता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि जिसमें रेडियो एक्टिविटी काफी ज्यादा है। तो हमने काफी डिटेल में काफी कुछ चीजें जो है वो समझी कि कितना बुरी तरीके से ये जो रेडियो एक्टिविटी जो है वो डैमेज करती है। ये बात तो आप ऑलरेडी जानते ही थे, बट आपने क्या चीज समझी है, नेगेटिव आयंस के बारे में समझी कि कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर नेगेटिव आयंस होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को अच्छा फील कराते हैं, बट हो सकता है कि उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस करके लॉन्ग टर्म के लिए उनकी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर दें। और ना ही सिर्फ हो सकता है, कुछ क्लेम्स भी जो है वो सामने ऑलरेडी आ चुका है जिससे रिलेटेड हमने ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया, राइट, न्यूज में जो ये टॉपिक आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये नेगेटिव आयन टेक्नोलॉजी का टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।